अस्सलाम गाइस। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ प्राइमरी स्कूल टीचर्स के बारे में, जिसे हम पीएसटी भी कहते हैं। कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए जो रिक्वायर्ड स्टेप्स होती है, तो इस वीडियो में मैं हर एक स्टेप को फ्रॉम क्वालिफ़िकेशन, फ्रॉम अप्लाई टू सैलरी रिलीज़ कि अब जब आप ऑन पॉइंट हो जाते हैं, हर एक स्टेप को मैं डिटेल में वो दिखाने जा रही हूँ, ताकि जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जिन लोग को पता नहीं होता, तो वो लोग मतलब पहले इस पोस्ट को समझ के फिर उसमें अप्लाई करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो हमारे पास जो है, तो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो सबसे पहले चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है इसकी क्वालिफ़िकेशन, जिसमें इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है तो वो बीएससी या बीए जो है, तो हमारे पास जिन लोगों की 14 to 16 ईयर एजुकेशन होती है, तो वो इन लोग की इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा हमारे पास जो एमएड और बीएड की सीटीपीटी की डिप्लोमा या के लिए जिनके पास होती है, तो वो भी बीएस जो 16 से 14 ईयर्स एजुकेशन के साथ उसमें दे सकते हैं। और इसके अलग से मार्क्स होते हैं इसमें, जो आपको मेरिट में हायर जो ऊपर ले जाने के लिए काम आते हैं। अच्छा, तो क्वालिफ़िकेशन के बाद हमारे पास इसमें आता है अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करनी होती है? अप्लाई जो है तो वो हम केपीके में जिस तरह हमारी जो ईटा की वेबसाइट है उसकी थ्रू होती है। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि ईटा में जब आप अप्लाई करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका यूनियन कौंसिल कौन सा है, क्योंकि इसकी सिलेक्शन में ना बहुत गड़बड़ हो जाती है और बाज़ औक़ात इसकी जो गलत सिलेक्शन की वजह से आपकी सीट रह जाती है। डिस्ट्रिक्ट तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि डिस्ट्रिक्ट उन लोगों का कौन सा, लेकिन यूनियन कौंसिल का बहुत कम लोगों को पता होता है। तो यूनियन कौंसिल की सबसे पहले आपने मालूमात करनी होगी कि आपका यूनियन कौंसिल कौन सा है। उसके बाद आप ईटा की उसमें जो वेबसाइट है उस पर सेलेक्ट करें और आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, अगर आप क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा अप्लाई के बाद जब आप अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास टेस्ट होता है। तो जो टेस्ट है वो 100 MCQs होते हैं, और 100 MCQs में से जो है तो 45 पर वो पास हो जाते हैं। अगर किसी के 45 MCQs सही है तो वो पास हो जाता है। और इसके साथ जो है तो वो हमारी जो एकेडमिक है वो भी प्लस हो जाती है। तो मतलब अराउंड अबाउट बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर किसी के 45 प्लस है तो। इसके बाद जब हमारा अप्लाई भी हो जाता है, टेस्ट भी क्लियर हो जाता है, पास हो जाते हैं, तो हमारी जो है तो मेरिट लिस्ट लगती है। 3 to 4 मेरिट लिस्ट लगती है। अच्छा, मेरिट लिस्ट में एक बात नोट करनी होती है कि मेरिट लिस्ट का हम ऐसा वेट नहीं करेंगे कि कोई हमें कॉल आएगी या ईमेल आएगी कि हाँ जी आपकी वो टेस्ट पास हो गई, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, या इंटरव्यू कॉल आएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो। आपने ख़ुद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है अपनी तहसील में, वहाँ जाके मालूमात करनी होगी और वहाँ मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना होगा। वहाँ नाम देखने के साथ मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी कि वहाँ ज़रूर अपने मार्क्स ज़रूर चेक कीजिए कि आपके मार्क्स उन लोगों ने सही लगाए हैं। आपकी जितनी भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है और जितनी भी उसकी परसेंटेज बनती है, तो उसके साथ मतलब चेक करके देख ले कि उन लोगों ने सही लगाया है या नहीं लगाया। अगर उन लोगों में ने आपकी मार्क्स की या CGPA गलत लगाई है या कोई भी गलती की है, तो आप SDO के नाम एक एप्लीकेशन लिखेंगे और इस एप्लीकेशन में मेंशन करेंगे कि आपकी जो मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड में कौन सी गलती हुई उसको करेक्ट किया जाए। इसके बाद आप सीट चेक करें कि आपकी यूनियन काउंसिल में सीट्स कितनी हैं और आप कौन से मेरिट लिस्ट में कौन से नंबर पर आ रहे हैं। ये हमारे पास एक मेरिट लिस्ट है लगा हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका रोल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, का नेम होता है, फादर नेम होता है, CNIC होता है, और आपके जितने भी एकेडमिक मार्क्स हैं वो सारे इन लोगों ने ऐड किए होते हैं ना। तो आपके फाइनल जो है तो वो आपके टेस्ट के मार्क्स होते हैं, और आपकी जो जितनी भी एकेडमिक प्लस हो जाए उसके साथ आपके
वो टोटल मार्क्स यहाँ पर दिखाए होते हैं, और ये हमारा जो है तो ये रिमार्क्स है कि आपकी कोई डिफिशिएंसी है या कोई मतलब आपकी कोई मसला है उस डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आपको रिमार्क्स में वो बता देगा जब ये एसडीओ ऑफिस में शो होता है या आपको फेसबुक पेज पे मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है तो वो हमारा इंटर अगर आपके टेस्ट भी पास हो गए आपके जो है तो वो मेरिट लिस्ट 3 to 4 मेरिट लिस्ट लग गए, आपका नेम भी आ गया है, तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपके लिए कोई कॉल नहीं आएगी, आपने ख़ुद इसकी सब कुछ मालूमात ख़ुद करनी होती है। आपने जो है तो एसडीओ ऑफिस से मुसलसल रब्ता करना है कि इंटरव्यू कब है, या अपने फेसबुक जो फ्रेंड्स होते हैं लोगों ने पेजेस बनाए होते हैं उसमें जाके आपने देखना होता है कि आपकी इंटरव्यू जो है तो आपकी यूनियन काउंसिल की इंटरव्यू जो है तो वो रिस्पेक्टिव वो कब किस डेट पे है और कब जाना है कहाँ जाना है। यूजुअली एसडीओ ऑफिस में होती है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में जो है तो कुछ भी नहीं पूछा जाता, आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और एज सच कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं किया जाता। इंटरव्यू के बाद हमारे पास ऑर्डर आता है, अगर आप इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो सारे क्लियर है तो ऑर्डर आपका आएगा। ऑर्डर यूजुअली फाइनल मेरिट लिस्ट होता है जो कि उसी तरह एसडीओ ऑफिस में है लगा होता है, इन लोगों ने लगाया होता है। उसमें आप लोग ऑर्डर में आप लोगों को मतलब आप लोग का नाम होता है, फादर नेम होता है, CNIC होता है, और आपको जो रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट स्कूल मिला होता है तो उसको मेंशन किया होता है। तो ऑर्डर यूजुअली फाइनल मेरिट लिस्ट होता है जो जिसमें आपको आपकी स्कूल का बताया होता है कि आपकी स्कूल की आपकी अपॉइंटमेंट इस स्कूल में हुई है। अच्छा, जब आपकी ऑर्डर आ जाए ना तो उसके बाद आपने फ़ौरन से 15 डेज़ के अंदर अपने लिए मेडिकल बनाना होता है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उससे बनाना होता है। अच्छा, मेडिकल में आपका ब्लड टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, आईज़ चेकअप होता है, आपकी हेयरिंग चेक की जाती है। इसके बाद मेडिकल के बाद आपने फ़ौरन से चार्ज रिपोर्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर नहीं आपने चार्ज रिपोर्ट लेना होता है। चार्ज रिपोर्ट की फेस ऐसी मतलब डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह का होता है। तो आपने चार्ज रिपोर्ट के साथ क्या क्या लेना होता है। चार्ज रिपोर्ट आप जब मेडिकल बना लेना तो इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैट्रिक एफएससी और बीएससी की जो डिग्रीज होती है एमएससी की पीएचडी की तो उसको अटेस्टेड करके और उसके साथ जो ओरिजिनल चार्ज रिपोर्ट होता है आपने इस शेप के फॉर्म को आपने फिल करना है और आपकी जो ऑर्डर का भी है वो आपको मतलब वहाँ से पिक्चर लेके फ़ोटो स्टेट करना या फेसबुक से शॉर्ट फॉर्म में डाउनलोड करके उसके साथ अटैच करके और आपकी ऑर्डर में जो स्कूल मेंशन है तो वो उस रिस्पेक्टिव स्कूल में जाके वहाँ की हेड टीचर से अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवा के उससे अपने हेड टीचर से सिग्नेचर और वो स्टैम्प लगाना होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मरहला होता है इस रिक्रूटमेंट में तो चार्ज रिपोर्ट वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद आपने अपने लिए एक सर्विस बुक बनानी होती है। सर्विस बुक आपको एक किताब सी होती है, एक रजिस्टर सा होता है जो आपको कहीं भी जो स्टेशनरी की बुक्स जहाँ जिस शॉप में मिलती है वहाँ आसानी से मिल जाता है। सर्विस बुक में आपने अपना नाम, फादर नेम, CNIC और 5 उंगलियों जो थंब इम्प्रेशन है वो लगानी होती है और उसको आपने अपनी ओरिजिनल चार्ज रिपोर्ट के साथ अपनी जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपने एसडीओ ऑफिस में सबमिट करवाना होता है। अच्छा, ये क्यों सबमिट करवाते हैं, ये असल में आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए होता है। और जितनी भी सिविल सर्वेंट्स है जितनी भी गवर्नमेंट लोग की जॉब होती है उन सारों की सर्विस बुक बनी होती है तो इसलिए इसके लिए भी सर्विस बुक बनाना ज़रूरी है। अच्छा, वेरिफिकेशन जो आपने सर्विस बुक भी दे दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे, चार्ज रिपोर्ट भी, तो वो आप लोग की जो डिग्री से वो आपकी यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। जिस यूनिवर्सिटी ने से आपने डिग्री ली है तो उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में उस डॉक्यूमेंट्स को भेजा जाता है। वहाँ पर वो लोग उस पर स्टैंप लगाते हैं कि हाँ ये वेरीफाइड है, फिर वापस वो एसडीओ ऑफिस में आता है और उसके बाद आपको बुलाया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं।
जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं तो उसके बाद पे रिलीज़ हमारा आता है। जब आप जाती हैं डॉक्यूमेंट रिसीव करने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको एक फॉर्म देगा जिस पे लिखा होगा पे रिलीज़। तो आपने वो पे रिलीज़ और सर्टिफाई जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है उसको और सर्विस बुक को लेकर आपने डीओ से साइन करना होता है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होता है वहाँ जाके रिस्पेक्टिव मेल या फीमेल से आपने सिग्नेचर लेना होता है। उसके बाद आके आपने अपनी जो तहसील है वहाँ की एसडीओ से साइन लेना होता है। और एसडीओ से साइन लेने के बाद आपने फिर दोबारा से जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस है वहाँ ले जाके वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देना। याद रखिए अकाउंट नंबर अपनी जो आपका पे रिलीज़ है तो उसमें ज़रूर लिख के, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट पे है तो वो फिर आपको चेक में मिलेगी, और चेक को लेने के लिए आपको दोबारा से एसडीओ ऑफिस आना पड़ेगा, जिसमें आजकल करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लोग आपसे पैसे भी मांगते हैं, हाँ जी पैसे दे दें। तो ये थी आज की वीडियो, और जो पीएचडी के बारे में होप मैं और भी एलिब्रेट करने की कोशिश करूँगी। जितनी भी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।